गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम में यही बताया था कि वो नैतिकता, विवेकशील और मतलब और व्यवहारिक रूप से जो भी एक देश दूसरे देशों से संबंध रखेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब बातें जो उनके खंडन कर रहे थे, कह रहे कि नहीं, यथार्थवाद कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आदर्शवाद हरगिज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए मतलब अच्छे से या अच्छा संबंध रख ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सारी नैतिकता बातें आती है जो संभव नहीं है। तो विचारकों ने अलग अलग अपने हिसाब से यथार्थवाद ने इनकी आलोचना की है। पहली आलोचना है, सभी देश पारस्परिक संबंधों पर बल व सैनिक शक्ति का त्याग जो असंभव है। यानी आदर्शवादी कह रहे थे हर देश एक दूसरे से पारस्परिक संबंध अच्छे रखेंगे, नैतिकता के रूप में रखेंगे, एक देश दूसरे देश का हमेशा मदद करेगा और मदद जो उनको भी विकास की ओर बढ़ाएगा। तो ये सब देश एक दूसरे को आदर्शवादी कह रहे कि हर परस्पर संबंध रखे और सैनिक शक्ति को त्याग कर नैतिकता बरकरार रखकर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकते हैं। लेकिन इसकी आलोचना हो रहा है कि सैनिक शक्ति के बगैर किसी देश एक दूसरे के संबंध अच्छे से हो नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ नैतिकता, आज घर में भी देख लो, घर में भी लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता है तो हमेशा एक जैसा व्यवहार रह भी नहीं सकता। तो इसमें शक्ति बहुत ही जरूरी है। एक भाई एक दूसरे भाई, ऐसा ही जमाना आ चुका है कि भाई एक दूसरे से हमले कर रहे हैं, जमीन विवाद के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी बातें आ रही। तो आज परिवार में देख लो तो पूरा विश्व ऐसा चल ही नहीं सकता। इसलिए सैनिक शक्ति को त्यागना संभव नहीं है। तो आदर्शवादी का ये मानना है कि नैतिकता बरकरार रखे और सैनिक शक्ति को त्यागे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरी बात बताई है आलोचना में, सभी देशों को नैतिकता का पालन करवाना कल्पना है। यानी पूरा विश्व की सरकार बनेगी और वो कहेगी कि पूरे विश्व को नैतिकता का पालन करना पड़ेगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे। लेकिन पहले ही कह चुके कि नैतिकता को जबरदस्ती थोपना किसी के ऊपर जो संभव नहीं है, ये सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आदर्शवादी कल्पना में जी सकते हैं कि सभी देश नैतिकता बरतेंगे। आज एक देश दूसरे देशों अगर नैतिकता बरतते तो दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध, आपस में एक देश दूसरे देशों पर आक्रमण, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, ये सब बातें आती नहीं। तो इसलिए अभी वर्तमान भाग से लेके जहाँ पे यथार्थवाद का उद्भव, वैसे भी यथार्थवाद का भी उद्भव 1800 और 1900 में हुआ ही था और पहले भी हो चुका है। कौटिल्य जैसे था साम दाम दंड भेद, उन्होंने भी सब ऐसी बात बताई कि दोनों बातें होनी चाहिए। प्लेटो आदर्शवाद कल्पनावादी था, लेकिन उनका शिष्य अरस्तु वो यथार्थवाद था, यानी फैक्ट बातों को मानता था। तो यही है कि नैतिकता को पालन करवाना, आज अभी भी युद्ध हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो नैतिकता पालन करवा ही नहीं सकते। इसलिए आदर्शवाद के अकॉर्डिंग ये है कि नैतिकता पालन करवाई जाए तो एक देश दूसरे देशों से संबंध हो गए। लेकिन यथार्थवाद और दूसरे विचारक या विद्वान कहते हैं कि नहीं, नैतिकता को इतना पालन करवाना संभव नहीं है। खुद अकेला देश जो बोल रहा है कि नैतिकता पालन करवाना चाहिए, वो भी पालन नहीं कर सकता। तीसरी आलोचना बताई है राष्ट्रीय संघ की असफलता। संयुक्त राष्ट्रीय संघ तो बाद में बना था, ये राष्ट्रीय संघ प्रथम विश्व युद्ध के समय पहले बना था। प्रथम विश्व युद्ध के फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी बात चली। द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। तो ये राष्ट्रीय संघ क्या था, पूरे विश्व की सरकार, यानी हर देश का फैसला वगैरह ये करेगी। तो नैतिकता में इनको कहा, राष्ट्रीय संघ की स्थापना की आदर्शवादियों ने राष्ट्रीय संघ की, कि नैतिकता कोई भी देश एक दूसरे पर अगर नैतिकता नहीं बरतेगा, शक्ति के लिए संघर्ष करेगा तो उनको सजा देगा। लेकिन ये सब असफल कब हुआ, जब 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार किया, यानी नैतिकता रही नहीं, क्योंकि वो शक्ति के बल पर मंचूरिया को छीन लिया। दूसरी बात, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया
व चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी में विलीनीकरण, यानी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में किसने मिलाया? हिटलर ने। तो ये सब बात आ गई बीच में कि नैतिकता संभव है ही नहीं, व्यवहारिकता संभव है नहीं, क्योंकि उसी समय जब राष्ट्रीय संघ बना था तो भी हिटलर और ये उदाहरण के लिए कह रहे कि वो सब अपने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को अपने क्षेत्र में मिला रहे हैं, उसको कहेंगे साम्राज्यवाद, यानी दूसरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना है। चौथा लास्ट पॉइंट है, सभी देशों को हर क्षेत्र में विकास करता है, जो नैतिकता से नहीं हो सकता। यानी हर देश चाहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, यानी उस देश का विकास होना चाहिए, लेकिन ये नैतिकता द्वारा हो ही नहीं सकता। विकास किसके लिए? एक देश दूसरे देश के प्रति क्या रखेगा? दोस्ती तो रखेगा, आगे से तो हाथ मिलाएगा, लेकिन पीछे से वो उनकी क्या करेगा? आलोचना करेगा। और विकास के लिए वो साम दाम दंड भेद और व्यवस्था को वो अपना सकता है, इसलिए नैतिकता को अपनाना संभव नहीं। तो ये देखा गया कि हमने आदर्शवाद में जो बातें बताई कि आदर्शवाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे, लेकिन ये इतनी बातें देखते हुए असफल रहा। तो ये हुई आदर्शवाद की आलोचना। अब यथार्थवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मैंने तो वैसे 18वीं और 19वीं सदी में कहा जा सकता है कि यथार्थवाद का उदय हो चुका था, लेकिन सही ढंग से अभी बताया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद और भी सामने आया। कैसे? कि यथार्थवाद में कहने लगे कि ये सब बातें हुई है, अगर आदर्शवाद का कहना मानते तो द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं, ये जो हमले हो रहे हैं वो होता ही नहीं, दूसरी बात शीत युद्ध होता ही नहीं, किसी देश में शामिल होते ही नहीं, दो गुट पूरे विश्व के बनते ही नहीं। हमने हमारे फायदे के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि दोनों से हम उनसे संबंध रख सके। किससे? अमेरिका और सोवियत संघ से, शीत युद्ध के समय। तो ये सब बातें कब आई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आदर्शवाद का जो आलोचना हुई है, तो जो यथार्थवाद है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी सारी बातें आई है, ये हमले हुए, अभी भी एक दूसरे पर हमले लोग कर रहे हैं, अमेरिका वगैरह शक्ति बताता ही जा रहा है, जो ये ईरान इराक तेल भंडार के लिए जो आक्रमण किया, युद्ध किया, दबाव की संधि की, तो ये बातें कि संधि करने के बाद भी वो मुंह कर जाते हैं। तो यथार्थवाद ने माना कि वास्तव में आदर्शवाद के द्वारा कल्पना नहीं कर सकते कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बना सकते हैं, इसलिए यथार्थवाद का उद्भव हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि शक्ति के लिए, मार्ग का तो प्रसिद्ध है, शक्ति के लिए संघर्ष बहुत ही जरूरी है, और शक्ति युद्ध में ही विश्वास करता है, वो नैतिकता को बिल्कुल ही मानता ही नहीं। कौन? यथार्थवाद। वो कह रहा है नैतिकता व्यवहार तो कोई मतलब ही नहीं, लोग देश एक दूसरे को 2-2 मिनट में पीछे से आगे से संधि की और संधि करके ये किया, लेकिन 1 साल में संधि तोड़, खुद के देश का विकास के लिए एक देश दूसरे देशों से फायदा हो रहा है तो उस देश को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यथार्थवाद कह रहा है कि शक्ति के लिए संघर्ष होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे, और शक्ति जिसके बाद ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक दूसरे देश उनसे संबंध बना लेंगे। तो आगे के वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे यथार्थवाद, उपागम यानी दृष्टिकोण यानी जो विचारक यथार्थवाद और आदर्शवाद के हिसाब से बोलते हैं, यानी उनके विचार है कि आदर्शवाद होना चाहिए, इसमें ये नियम होना चाहिए। यथार्थवाद के विचारक या विद्वान सोचते हैं कि ऐसा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे, तो उनके विचार है। अब विचार में आदर्शवाद की तो आलोचना हुई, अब यथार्थवाद क्या कहेगा वो हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, बाय।